हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JVSM जी के क्लासेस में। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि हम पढ़ने वाले हैं दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, वो हमारा है साइंस। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था, वो था डाइजेशन सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। दोस्तों, यहाँ से हमने बात कर ली थी कि जो हमारा भोजन है वह अमाशय तक किस प्रकार जाता है, कि जो सबसे पहले जो जाता है वह मुख द्वार में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, फिर जाता है अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। यह संरचना हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ ली थी, और मुख द्वार के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मुख द्वार में कौन कौन से अंग होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बेहतर मोटिवेशन के साथ कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। यानी कि जो लोग हैं हमारी जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं कि तू ये काम मत कर, तू ये नहीं कर सकता, तू ये काम मत कर, तू ये नहीं कर सकती। तो हमें वो काम करना है और सफलता हमें चाहिए। जो सफलता है वो हर हालत में चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वो हमारा है डाइजेशन सिस्टम। तो दोस्तों, हमने डाइजेशन सिस्टम में मुख के बारे में तो बहुत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो ग्रास नाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, या इसे हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज ग्रास नाल के बारे में। जो ग्रास नाल होती है वह मुख द्वार है उससे नीचे की साइड होती है। मुख के आगे वाला पार्ट होता है जिसमें भोजन जाता है, वह होता है ग्रास नाल। वह किस प्रकार की संरचना होती है? वह संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। वह संरचना किस प्रकार की होती है? हमारी जो ग्रास नाल की संरचना है वह कुछ इस प्रकार होती है। जो हमारा यह भाग है, यह हमारा है अमाशय, और यह भाग है वह है क्या है? ग्रास नाल, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है? एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस, यह क्या होती है? ग्रास नाल। और यह क्या होता है? हमारा अमाशय। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ग्रास नाल के बारे में, और क्या पढ़ेंगे? अमाशय के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हमारा अमाशय और ग्रास नाल और या पाचन सिस्टम है, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा ग्रास नाल है, क्या हमारा ग्रास नाल है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखें तो इसकी लंबाई है वह कितनी होती है? तो इसकी लंबाई है वह होती है 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है वह होती है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम देखें कि ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और यहां से हम बात करें कि जो ग्रास नाल है इसमें होती है श्लेष्मा ग्रंथियां। क्या होती है? श्लेष्मा ग्रंथियां। श्लेष्मा ग्रंथि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भोजन है वह जाता है हमारी ग्रास नाल में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यह बनेगा, जो श्लेष्मा ग्रंथि से पहले हमारा क्वेश्चन बनने वाला है वह बनेगा कि जो हमारा भोजन है वह ग्रास नाल में जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम काइमा के रूप में। किस रूप में जाता है? काइमा के रूप में। किस रूप में जाता है? वह काइमा के रूप में जाता है। जो भोजन होता है वह छोटी छोटी गोलिकाओं के माध्यम से जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा भोजन है वो हमारे ग्रास नाल में फंसता क्यों नहीं है। या हम बात करें कि जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभार हम बहुत सारा भोजन एक साथ निगल लेते हैं, या गलती से भोजन है वह एक साथ अंदर चला जाता है, जिससे हम सोच रहे होंगे कि जो हमारा भोजन है वह ग्रास नाल में फंसा क्यों नहीं। तो इसका हमारा सबसे पहला आंसर है वह है श्लेष्मा ग्रंथि। कि जो हमारी श्लेष्मा ग्रंथि है इससे श्लेष्मा निकलती है या चिकना पदार्थ निकलता है, जिसके कारण भोजन को गति प्रदान करने में सहायता मिलती है या भोजन को आगे सरकने में सहायता मिलती है। और यहाँ से हम बात करें कि जो हमारी ग्रास नाल होती है इसमें संकुचन की क्षमता होती है। क्या होती है? संकुचन की क्षमता होती है। यानी यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जब इसमें भोजन जाता है तो यह फैल जाती है, और वापस जब भोजन आगे निकल जाता है तो यह वापस सिकुड़ जाती है। या हम यहाँ से बात करें कि जब हम हल्का भोजन लेते हैं तो यह वापस ऐसे पिचक जाती है, यह पिचक जाती है, और भोजन आगे जाता है तो पीछे से वापस खुलती जाती है। या हम यहाँ से बात करें जो भोजन बहुत सारा होता है या बहुत ज्यादा निकल लेते हैं तो यह फैल जाती है,
इस प्रकार फैल जाती है और जब भोजन आगे जाता है तो यह वापस सिकुड़ जाती है। तो यहाँ से हमने बात की कि जो हमारी ग्रास नाल की लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें संकोचन की गति पाई जाती है और यहाँ से हम बात करें तो इसमें कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है, कर्मानुकुंचन गति। अब आप यह पूछेंगे कि ये सर आपने क्या बोल दिया कि कर्मानुकुंचन गति क्या होती है, जो हमारा पाचन तंत्र है इसमें भी गति काम करती है। तो हाँ दोस्तों, इसमें कर्मानुकुंचन गति होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कर्मानुकुंचन गति है, जब भोजन है वह इस प्रकार जाता है, कभी इस साइड कभी इस साइड, ऐसे घर्षण पैदा करता हुआ या फिर ऐसे घिसता हुआ भोजन अंदर जाता है। इस गति को क्या कहते हैं हम, कर्मानुकुंचन गति। यह किसके कारण होती है, जो कर्मानुकुंचन गति है यह संवर्णी पेशियों की सहायता से होती है, संवर्णी पेशियों की सहायता से। किसकी सहायता से, संवर्णी पेशियों की सहायता से। दोस्तों यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी ग्रास नाल है इसमें भोजन किस रूप में जाता है। तो सबसे पहला हमारा आंसर होगा कि काइमा के द्वारा या काइमा के माध्यम से अंदर जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यही होगा कि इसमें आहार नाल में कौन सी गति होती है। तो इसमें कर्मानुकुंचन गति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने भोजन कर लिया तो हमारा भोजन है वह श्वसनी में क्यों नहीं गया या श्वास मार्ग में, फेफड़ों में क्यों नहीं गया, क्योंकि जो यहाँ से जो होती है वह श्वसन मार्ग होता है और श्वसन नली भी होती है, यहीं से हमारी भोजन नली होती है। अब आप ये सोचें कि जो हमारा भोजन है वह श्वास नली में क्यों नहीं गया। या हम बात करें जो भोजन करते करते हम बातचीत करते हैं तो कभी कभार हमारा भोजन है वह श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण हमें खांसी आ जाती है। या हम बात करें जो कभी कभार भोजन फेफड़ों में चला जाता है तो उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ एक होता है घाटी ढक्कन, जिसे क्या कहते हैं हम, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एपिग्लोटिस है इसका क्या कार्य होता है कि यह भोजन मार्ग से या पथ है भ्रष्ट करने में, या यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भोजन है वह श्वसन मार्ग में न जाए, इसे रोकने का कार्य किसका होता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का होता है। किसका होता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का, घाटी ढक्कन का। यहाँ से हम ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा एपिग्लोटिस है इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हमारे शरीर की ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हमारे शरीर की ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जानते हैं, एपिग्लोटिस को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यह एक पुलिस की तरह कार्य करता है। यह भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है और यह कहता है कि तुझे जाना है तो सिर्फ अमाशय में जाना है और कहाँ नहीं जाना, श्वसन मार्ग में नहीं जाना है। और हम यहाँ से एक क्वेश्चन सोचते हैं कि जो भोजन है वह हमने कर लिया, अमाशय में चला गया, तो जो हमने भोजन किया है वह वापस आहार नाल में क्यों नहीं आता। तो इसका आंसर है कि यहाँ क्या होता है, कार्डियक वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, कार्डियक वाल्व। यहाँ भी एक ढक्कन होता है। हमारा शरीर अद्भुत संरचनाओं से मिलकर बना है। सबसे पहले ढक्कन था वो था एपिग्लोटिस, जो श्वसन मार्ग में भोजन को जाने से रोक रहा था। और दोबारा हम यहाँ से बात करें कि यहाँ एक ढक्कन और आ गया जो है कार्डियक या कार्डियक वाल्व। इसका क्या कार्य होता है कि यह भोजन को वापस जाने से रोकता है। या हम बात करें कि जब इसकी स्थिति खराब हो जाती है, कार्डियक वाल्व की स्थिति खराब हो जाती है, तो जो वमन या उल्टी आती है या फिर भोजन करते समय जो भोजन वापस आ जाता है नाक के माध्यम से और मुख के माध्यम से, वह किसकी खराबी के कारण या किसकी अनुपस्थिति के कारण, यहाँ से हम बात करें तो कार्डियक वाल्व की कारण आता है। जब यह सही रूप से अपना कार्य नहीं करता है तो हमारा भोजन है वह वापस आ जाता है। तो इस कारण यह कार्डियक वाल्व सही कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ से हमने देखा कि जो हमारी ग्रास नाल है इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ग्रास नाल है इसमें पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा और परमाणुकुंचन गति के द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य होता है। और इसके बाद में हम देखें तो ये कर्मानुकुंचन किसके कारण होती है, तो यह स्वर्णिम पेशियों के कारण होती है। और यहाँ से हमने बात की कि जो हमारी ग्रास नाल है इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन।
और इसके बाद हमने देखा कि जो भोजन है वह ग्रास नाल में काइमा के माध्यम से जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। हमने ग्रास नाल के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। ग्रास नाल के क्या कार्य होते हैं, ग्रास नाल की संरचना क्या होती है। सबसे पहले हमारा भोजन मुख गुहा में था, उसके बाद वह ग्रास नाल में पहुंच गया। अब हमको भोजन कहाँ पहुंचाना है, अमाशय में पहुंचाना है। और भोजन का क्या करना है, भोजन का पाचन अमाशय में करना है। तो आइए दोस्तों, अब हमारा भोजन जाने वाला है अमाशय में। कहाँ जाएगा, अमाशय में। दोस्तों जो हमारा अमाशय होता है, अब हम हमारा भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय में दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा अमाशय होता है, जो हमारा अमाशय होता है, यह अमाशय हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग, हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो हमारा होता है अमाशय। और मैं यहाँ से मैं बात करूं कि इसकी आकृति के बारे में कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाशय की आकृति किस प्रकार की होती है। तो यह उल्टे जे आकार की होती है। किस प्रकार की, उल्टे जे आकार की होती है। जो अंग्रेजी वर्णमाला का जे होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जे होता है, वह अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमारे अमाशय की आकृति बन जाती है। और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिस, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों सर तो ये ऐसे बता दिया, तो मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा। तो मेरे साथ देखिए दोस्तों कि जो हमारा यह भाग होता है, जो हमारा सबसे पहला भाग होता है, यह होता है कार्डियक। जो बीच वाला भाग होता है, जो हमारा बीच वाला भाग होता है, यह होता है फंडिस। जो हमारा जो सबसे अंतिम भाग होता है, यह होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। सबसे पहले एक ढक्कन के बारे में हमने देखा कि जो एपिग्लोटिस वाला ढक्कन हो गया, दूसरा कार्डियक वाला ढक्कन हो गया, तीसरा यहाँ भी एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे शरीर में तो ढक्कन ही ढक्कन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या कार्य होता है। इसका कार्य होता है, यह वमन या जो हमें दस्त लगते हैं उन पर कंट्रोल करता है। जब यह कार्य नहीं करता है तो भोजन यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है और जो दस्त का रूप ले लेता है। हमारे अमाशय में कितने टाइम तक भोजन रहता है, 4 घंटे तक। कम से कम नॉर्मल औसत के बारे में हम बात करें तो हमारे अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है और यहाँ से पाचन होने के बाद आगे भेज दिया जाता है। यहाँ से हम देखें कि जो हमारा अमाशय है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल होता है, HCl। कौन सा, HCl। जो हमारा HCl अम्ल होता है, परीक्षाओं में इसकी फुल फॉर्म जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से हम इसके बारे में हम चर्चा करें। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह एक प्रबल अम्ल है। क्या है, यह एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। इसके पीएच मान के बारे में हम बात करें तो इसका पीएच मान है 0.9 से कितना होता है, 1.5 तक होता है। यानी जो अम्ल होते हैं वो जितना मान उनका कम होगा वो उतने प्रबल होते हैं। दोस्तों हमारी भाषा में बताऊं कि यह कितना प्रबल है। दोस्तों अगर हम जाने अनजाने में पत्थर खा लें तो यह पत्थर को भी पचा सकता है। क्या कर सकता है, जाने अनजाने हम पत्थर खा लें तो यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पत्थर को भी पचा सकता है। इसमें इतनी क्षमता होती है। और यहाँ से हम बात करें कि जो हमारा सबसे पहला भाग होता है वह होता है कार्डियक, और यह सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कार्डियक भाग होता है।
और इसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा, वह जाएगा फंडिस में जाएगा, और फंडिस में पाचन के बाद कहाँ जाएगा, वह जाएगा पाइलोरिक में, पाइलोरिक में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो अमाशय के द्वारा कौन कौन से एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो हमारा यह HCl का स्त्रावण करता है, जो भोजन को, जो इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह प्रबल अम्ल है। इसका पीएच मान 0.9 से 1.5 तक है। अब HCl की विशेषता के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं कि HCl अम्ल का क्या कार्य होता है। यह हमने यह तो देख लिया कि यह पत्थर को भी पचाने की क्षमता रखता है, और इसका हमारे शरीर में इतने प्रबल अम्ल का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर में जीवाणु जाते हैं, जो जीवाणु जाने अनजाने जीवाणु चले जाते हैं या कीटाणु होते हैं, तो यह कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह कीटाणुओं को या जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, और यह भोजन को अम्लीय बनाने में सहायक होता है। भोजन को अम्लीय बनाने में क्यों बनाता है अम्लीय? क्योंकि भोजन हमारे अमाशय में सड़े नहीं, इसलिए यह भोजन को अम्लीय बना देता है। और भोजन जो 4 से 5 घंटे के बीच हमारे अमाशय में रहता है, वह सड़ना प्रारंभ न हो जाए, इसलिए यह भोजन को अम्लीय बना देता है। और यह प्रबल अम्ल है, इसलिए यह जो इसके भोजन के साथ कीटाणु जाते हैं वो यहीं पर मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमने HCl के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और कौन सी कोशिका के द्वारा स्रावित होते हैं। वो स्रावित होते हैं पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टिक कोशिका के द्वारा स्रावित होते हैं। कौन कौन से रस स्रावित होंगे? सबसे पहले होगा रेनिन। कौन सा होगा? रेनिन। दूसरा होगा पेप्सिन। तीसरा होगा म्यूसिन। कौन सा होगा? म्यूसिन। और लाइसोजाइम भी होता है, वह न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारा रेनिन हार्मोन, जो रेनिन एंजाइम है, यह निष्क्रिय प्रो रेनिन के रूप में कार्य करता है। और जो रेनिन है, जो हमारे दूध के साथ आता है, कौन आता है? केसिन प्रोटीन आता है। कौन आता है? केसिन प्रोटीन आता है। जो भोजन के साथ या दूध के साथ केसिन प्रोटीन आता है, उसे रेनिन किस रूप में बदल देता है? यह पेराकेसिन के रूप में बदल देता है, पेराकेसिन। तो दोस्तों जो हम बात करें, हमारी थ्योरी है वो यहाँ नहीं आ रही है, इसलिए मैं डायग्राम को इरेज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ग्रास नाल है, इसमें से भोजन है वह काइमा के रूप में यहाँ तक आ गया। इसके बाद में हमारा भोजन है वह अमाशय में आ चुका है। अब हम अमाशय के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। अब मैं यह डायग्राम इरेज करने वाला हूँ। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़े तो रेनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेनिन का क्या कार्य होता है? तो यह केसिन को पेराकेसिनेट में बदल देता है, पेराकेसिनेट, या हम बात करें तो यह पेराकेसिन में बदल देता है। और जो हमारा पेप्सिन है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है। और यहां से हम बात करें कि म्यूसिन का क्या कार्य होता है, तो जो हमारा म्यूसिन है, यह HCl के प्रभाव को कम करता है। यह HCl के हानिकारक प्रभाव को कम करता है, हानिकारक प्रभावों को कम करता है। दोस्तों हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्यों के बारे में, तो यह कीटाणुओं को नष्ट करता है, और यह भोजन को अम्लीय बनाता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो अमाशय के अंदर पेप्टिक कोशिकाएं होती है, कौन सी होती है? पेप्टिक कोशिकाएं होती है। उनके द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा है रेनिन।
रेनिन है जो दूध में आए केसिन को पैरा केसिन में चेंज कर देता है। और जो बच्चे और बछड़े होते हैं, कौन होते हैं? बच्चे और बछड़े। जो बच्चे और बछड़े होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम सर्वाधिक स्रावित होता है? वह होता है रेनिन। क्यों होता है? क्योंकि ये दूध पीते हैं और दूध को पचाने का कार्य किसका होता है? वह होता है रेनिन एंजाइम का होता है। और यहाँ से हम बात करें कि प्रोटीन को पचाने का कौन से एंजाइम का कार्य होता है, तो वह होता है पेप्सिन का कार्य होता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटॉन में चेंज कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होगा वह होगा म्यूसिन का। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा प्रबल अम्ल HCl है वह हमारे शरीर में हानि न पहुंचाए उसको कम करने का कार्य करता है म्यूसिन। तो दोस्तों हमारा अमाशय है वह कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप जो हमारा अमाशय से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों अमाशय की बातें हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे? लीवर के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही आशा करता हूं कि जो हमारा अमाशय और ग्रास नाल से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों इसके साथ जय हिंद दोस्तों।